Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum viewers. My name is Abira Sage Freelancing Wali and I am a level 1 student at Rohan School Islamabad campus. तो जैसे कि जानते हैं कि हमारे रोज़ डेली इंटरव्यू में हमारे साथ यूँ बहुत मुअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद होते हैं जो अपनी कामयाबी, अपनी मेहनत और अपनी जद्दोजहद की वजह से अपनी मिसाल आप होते हैं। तो आज भी हमारे साथ बहुत मुअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है नूर अबंडस वाली। इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी। तो जी, तो मैं सबसे पहले आपको बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ कि आपने अपने इतनी कीमती वक़्त में से मेरे लिए टाइम निकाला और मेरे शो में आई, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो जो नाज़रीन आपको पहली दफ़ा देख रहे हैं वो आपको देख रहे हैं पहली दफ़ा, तो मैं चाहूँगी उनको अपना शॉर्ट सा तारुफ़ करवा दें ताकि वो आपके बारे में जान सकें। जी, जज़ाकल्लाह बेटा, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्यों मैं इधर तक आई। तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और मेरा नाम नूरा बर्डन्स वाली है और मेरा ताल्लुक़ कोरंगी कराची से है, जहाँ जहाँ से मैं स्टूडेंट एज़ ए स्टूडेंट रेहान फाउंडेशन से जुड़ी और आज मैं मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी में एज़ ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये रेहान फाउंडेशन जो है ये माशाल्लाह हमारी जर्नी में बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार अदा कर रही है, जिसके बिना पर हम आज यहाँ पहुँचे। हालांकि इस उम्र के लोगों को लोग कहते हैं जाए मैडम आप जाके अपने घर में आराम कीजिए और नमाज पढ़िए और अल्लाह अल्लाह कीजिए, ये टाइम आपके सीखने का नहीं है। जबकि मुझे इतना अच्छा मौका मिला कि मेरी 63 साल की उम्र थी जिस वक्त मैंने कोरंगी कैंपस से अपनी जर्नी का आगाज़ किया, तो उस वक्त से अब तक मैं माशाल्लाह मरियम इस्माइल मदरसे तक पहुंची हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी प्रिंसिपल की लाइफ एंजॉय करनी शुरू की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हमारे फाउंडेशन को ही हासिल है कि इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को भी माशाल्लाह सिखाने में कोई कमी नहीं रखते। तो बहुत ज़बरदस्त है ये। मैं समझती हूँ कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और मुझे अच्छा लगता है कि मैं मसरूफ़ रहती हूँ, लोगों से बातचीत करती हूँ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है बेटा आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने बहुत अच्छा अपने नाज़रीन को तारुफ़ करवाया और माशाल्लाह मुझे बहुत सुनकर बहुत दिली खुशी हुई है। मैं भी आपकी बहुत अच्छी लाइफ जर्नी रही। तो मैं अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ती हूँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप किस अदारे में काम करती हैं? मैं जो जिस इदारे में काम करती हूँ उसका ताल्लुक रेहान अल्लाह वाला से है और रेहान अल्लाह वाला की वालदा से है और उनकी दादी से है। यानी कि मैं रेहान फाउंडेशन में ही हूँ, लेकिन मरियम इस्माइल मदरसा एंड एकेडमी जो है सर रेहान अल्लाह वाला की जो वालदा हैं मुनव्वर इखलास, उनका मदरसा है और उन्होंने अपनी सास के नाम पे यानी कि रेहान अल्लाह वाला की दादी के नाम पे ये मदरसा है, मरियम उनका नाम था और मैं इस इदारे से ताल्लुक़ रखती हूँ। जबकि रेहान फाउंडेशन जो है वो पूरा इदारा है, कोरंगी कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, मुनव्वर कैंपस, हर कैंपस जो है रेहान अल्लाह वाला का है और ये भी उन्हीं की जर्नी है और इसका नाम जो है उनकी दादी के नाम से है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और मुझे इस बात में खुशी होती है कि मुझे यहाँ पर लाया गया और मैं यहाँ पर भी सीख रही हूँ। मैं यहाँ पर भी एक एज ए स्टूडेंट काम करने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरह सीखूँ जैसे आप बच्चे सीख रहे हो बेटा। थैंक यू। ओके, माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने अपना जवाब दिया। तो मैं अपने नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ती हूँ कि मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िम्मेदारी क्या है? मेरी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारी मरियम इस्माइल मदरसा में ही रहती हूँ मैं और यहीं पर मैं यानी कि हफ्तों महीने भी ऐसे हो जाते हैं कि मैं नहीं जा पाती बहन के घर और कोशिश यही होती है कि मैं यहीं रहूँ क्योंकि इस टाइम तो सर्दी भी बहुत है और नहीं जाया जाता कहीं पे भी। लेकिन वैसे भी मैं अक्सर यही होता है कि मैं बहुत कम जाती हूँ, 2-2 3-3 हफ्ते के बाद कभी जाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अपने नमाज कुरान का टाइम होता है, फिर उसके बाद बच्चे आ जाते हैं यानी कि नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर बच्चे आ जाते हैं तो उनकी देखभाल भी होती है, उसके साथ साथ अपने जो टास्क होते हैं उनको भी करते हैं
और मरियम इस्माइल मदरसे में जैसे प्रे होती है बच्चों की, और योगा होता है, मेडिटेशन होता है, ओसोजी होती है, उसके अलावा बच्चों का मदरसे का सबक होता है। और उसके बाद ये कि कोशिश की जाती है बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ऐसा इलाका है जहाँ बच्चों को तालीम की तरबियत और उसकी कमी है बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पर स्कूल की तालीम नहीं दी जाती, सिर्फ मदरसे की तालीम देने की कोशिश करते हैं वालिदैन। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को स्कूल के जो तालीम होती है उसकी तरफ भी लेके जाएं, थोड़ा सा उन्हें वो भी सिखाएं, और उसके बाद हम टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं। तो उसी तरह से हम सिखाते हैं जैसे और कैंपस में सिखाए जाते हैं। एक्स्ट्रा थोड़े से ये है कि हम स्कूल की क्लास भी देते हैं और मदरसे की क्लास भी देते हैं। इसके अलावा सारा दिन की जो जर्नी होती है, आप जानते हो कि 5 बजे तक वैसे बच्चों की छुट्टी होती है, और उसके बाद के नमाज का टाइम, कुरान का टाइम और खाने पीने का टाइम भी होता है। तो ये सारा इसी तरह से हमारा टाइम गुजरता है। और जो भी टाइम मिलता है उसमें कोशिश करते हैं, शायद इंटरव्यू हो जाए, शायद कॉलोनी हो जाए, शायद कुछ भी हो जाए, तो अपने टास्कों की तरफ तवज्जो देते हैं। थैंक यू बेटा। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने कौन सा शोबा संभाला हुआ है? जी, इस वक्त मैं एज ए प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही हूँ मरियम इस्माइल मदरसे एंड एकेडमी में, और वही अभी तक मेरे पास है। और मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे एज ए स्टूडेंट रखा जाए ताकि मैं सीखूं ज़्यादा, लेकिन सीखने का मौका भी मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपके अदारे में कितने तलबा पढ़ते हैं? जी, अभी तक मेरे पास जो है, पहले तो जब मैं आई थी शुरू शुरू, तो यहाँ पर तकरीबन मैंने कोशिश की थी तो 70 से ज़्यादा बच्चे हो गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालते नहीं है, कोशिश करते हैं कि कहीं से 20 रुपये रोज़ पे दिहाड़ी पे लग जाएं, 50 रुपये रोज़ पे दिहाड़ी पे लग जाएं, और काम करेंगे तो फिर खाएंगे, और ये अपने बच्चे भी फिर उसी तरह से अपने कामों को सर अंजाम देने लगते हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा आना चाहिए। तो रुझान नहीं है यहाँ पर, इस वजह से लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को ना टोकते भी नहीं है कि भाई आप ये नहीं करो, ये कर लो, टोकते भी नहीं है, भेजने की कोशिश भी नहीं करते। इस वजह से बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अभी इस वक्त मेरे पास तकरीबन 21 स्टूडेंट हैं, और इसके अलावा 2 कॉलेज के स्टूडेंट आए हुए हैं मेरे पास, जो कि कोरंगी कैंपस से आए हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी, आवाज़ नहीं आ रही। ओके, सॉरी। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपके मदरसे में कितने फैसिलिटेटर मौजूद हैं? मेरे पास इस वक्त जो है 3 फैसिलिटेटर हैं, क्योंकि 2 कॉलेज के बच्चे भी आए हुए हैं और एक मेरे पास पहले से मौजूद थी। तो इस तरह से पहले मेरे पास 1 फैसिलिटेटर थी, लेकिन अब मेरे पास 3 फैसिलिटेटर हैं, क्योंकि 2 बच्चे जो हैं कॉलेज के आए हुए, तो इस तरह से 3 हैं इस वक्त। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप किस उम्र के तालबा को पढ़ाते हैं? मेरे पास तकरीबन 7 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से, और 17 साल की उम्र तक के बच्चे मौजूद हैं। ओके, सो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि अदारे की बुनियाद कब रखी गई? लाइक आपने कैसे आपने सोचा, लाइक आप मदरसे का भी पढ़ा रही हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा रही हैं, तो आपने किस तरीके से टाइम को मैनेज किया हुआ है, ये हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। बेटा, ये इदारा जो है सरहान अल्लाह वाला की वालदा का है, मुनव्वर इखलास मैम का है ये इदारा, और ये आज से 10 साल पहले से चल रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से 2-3 मरतबा ये बंद हो चुका था। और नवंबर की 6 तारीख से मैं यहाँ पर आई हूँ पिछले साल, यानी कि 2023 के नवंबर के महीने में 1 साल 2 महीने हो गए तकरीबन मुझे यहाँ पर, 1 साल 3 महीने रख लो। तो इसमें मैं यहाँ पर आई हूँ, और 15 महीने में मैंने यहाँ पर जो देखा कि बच्चों को वाकई यहाँ के लोग नहीं पढ़ाना चाहते, और इसी वजह से शायद ये बंद हो जाता होगा पहले। तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों का रुझान नहीं है, और फिर कुछ लोगों का अगर रुझान होता भी है तो वो ये सोच के कि भाई ये बंद हो जाता है, कि हम अपने बच्चों को हटाएं भी और कहीं लगाएं भी तो हमारे बच्चों का ज़ियान होगा, नुकसान होगा। तो इस वजह से, और उसके अलावा हाँ, मैनेज करने की जहाँ तक बात है, तो हम सुबह सुबह जब मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं,
उससे पहले प्रे होती है, तो उसके बाद फिर हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं मदरसे की क्लासों के बाद फिर हम जब कुछ लेक्चर भी देते हैं बच्चों को तमीज़ का दायरा सिखाने की कि इस तरह बात नहीं करते, इस तरह बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा इलाका है जो तमीज़ तहज़ीब से थोड़ा-सा दूर है। तो आहिस्ता-आहिस्ता उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने लकीर को पकड़े रहते हैं और कोशिश यही करते हैं कि नहीं, हमारे अब्बू तो ऐसा बोलते हैं, हमारा अम्मी तो ऐसा बोलता है। तो इस तरह से वो होता है और फिर भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ेगा ये मामला। और उसके बाद फिर हम क्लास देते हैं उनको टेक्नोलॉजी की भी और स्कूल की भी। पहले स्कूल की दे देते हैं, फिर टेक्नोलॉजी की देते हैं, फिर 2 बजे के बाद जब बच्चे आते हैं तो फिर उन्हें टेक्नोलॉजी और स्कूल की दोनों क्लासें देते हैं, ताकि बच्चों को कुछ अच्छी तरह से समझ आने लग जाए और कुछ अच्छी तरह से करने लग जाएँ। क्योंकि बिल्कुल कोरे बच्चे हैं और बिल्कुल वो कुछ बच्चे समझदार निकल रहे हैं, जिसमें से जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ी तवक्का है अभी कि वो भी आगे बढ़ेंगे और वो दूसरे जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है, अल्लाह ताला कोशिशों को कबूल फरमाए और फिर हमारी मदद फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन जी माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, देखिए ट्रेडिशनल स्कूल में आपने वाला वाली का कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा, लाइक आपके नाम के आगे अबंडेंस वाली है, मेरे नाम के आगे फ्रीलांसिंग वाली है। तो आप ये वाला वाले का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है उनको समझ नहीं आती होती कि वाला वाले क्यों लगाया जाता है, क्योंकि उनके लिए एक ये डिफरेंट नाम होता है, उन्होंने कभी देखा नहीं होता, लाइक अपने स्कूल में ट्रेडिशनल स्कूल में यूज़ भी नहीं होता। तो मैं चाहूँगी कि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और बताएं किस लिए यूज़ होता है और उसका आने वाले दौर में फ़ायदा क्या है। जी हाँ बेटा, हमारे यहाँ जो वाला इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी एक बुनियाद रखी है सर रेहान अल्लाह वाला ने, कि हमारी एक पहचान है, हमारी एक इस तरह से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं कि ये सोलर वाला है, ये गैस वाला है, ये बिजली वाला है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है। तो हमारे यहाँ पहचान होती है कि हाँ, ये बच्चे जो हैं ये इस काम को करेंगे और इस काम का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये बहुत अच्छा एक तरीका है जो सर रेहान अल्लाह वाला ने निकाला है कि कहीं पर भी कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है और वो चाहता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो वो हमारे बच्चों को कनेक्ट करेगा और इस तरह से हमारे बच्चों को काम भी मिलेगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के काबिल भी बन जाएंगे। क्योंकि जब तक इंसान करता नहीं है, जब तक वो कामयाब होता नहीं है। जब हम काम करते हैं, जब पहली रोटी पकाते हैं, सर रेहान अल्लाह वाला का भी कहना है, जब पहली रोटी पकाते हैं तो हमें खुद ही खानी पड़ती है। वालिदैन भी कहते हैं नहीं भाई ये मोटी रोटी है, आप खुद खाओ, हम नहीं खाएंगे। तो इसी तरह से जब हम पहली मर्तबा कोई काम करते हैं, कोई भी काम, प्लम्बरी का हो, कोई भी काम हो, तो उसे हमें पहले सीखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ मांझा जाता है बच्चों को कि उनकी पॉलिश की जाती है इस तरह से कि वो अपने वाला के साथ कनेक्ट हों और वाला उनके ऊपर वाले के ऊपर जो वो काम करेंगे तो माशाल्लाह परफेक्ट होते चले जाएंगे। जब एक दफा काम करेंगे तब तो उनकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वही काम 50 मरतबा कर लेंगे तो आप समझ सकते हो कि वो कैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उनकी जब जिंदगी शुरू होगी, जब उनकी जर्नी लाइफ स्टार्ट होगी, तो वो कहाँ कहाँ काम नहीं करेंगे, ये आप मुझे बताइए। हकीकत है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके होंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के काबिल हो चुके होंगे। 50 के बाद 500 का जब नंबर आएगा तो फिर तो वो उनको कोई हरा ही नहीं सकता ना। जी बिल्कुल, आपने सही इरशाद फरमाया। तो माशाल्लाह आपकी सारी बातें दुरुस्त हैं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपने ये अबंडेंस वाली क्यों लगाया है, लाइक इतने वाला वाले के कॉन्सेप्ट हैं, आपको इस अबंडेंस में क्या ऐसी बात नजर आई कि आपने इसी को प्रॉब्लम को चुना, इसके बारे में बताइएगा। जी हाँ बेटा, मैं पहले मेरा नाम था नूर पॉवर्टी वाली। पॉवर्टी का मतलब था गुर्बत का खात्मा और इसका मतलब है बहुतात, यानी कि बहुत ज़्यादा दौलत। तो इंशाल्लाह हम अपने एरिया को चाहते हैं, अपने पाकिस्तान को चाहते हैं, बल्कि हम चाहते हैं पूरी दुनिया का खित्ता जो है अमीर हो जाए, बहुत सारी दौलत हो उन सबके पास। क्योंकि हम इस वक्त जो गुर्बत के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि एआई के साथ हम शामिल हों, एआई हमारा साथ दे और हम आगे बढ़कर अपने मुल्क की भी गुर्बत को खात्मा करें और अपने जो लोग हैं हमारे खुशहाल हो जाएं। और जो आज तक जो एक दूसरे को नोचना
और एक दूसरे को यानी कि किसी तरह से भी उनसे कुछ छीन लो, अपने आप को अपना आप भला कर लो, किसी की टांग खींच के उसको गिरा दो, अपने आप आगे बढ़ जाओ, वो सारा सिस्टम खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये सारा सिस्टम हमें गरीबी की तरफ धकेलता है और हम जो है वो गरीबी के उसमें कश्मकश में फंसते चले जाते हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी की टांग खींचते हैं तो हमें आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ का देखने वाला है, उसे मालूम है कि आपके दिल में क्या है। आपके दिल में अगर किसी के खिलाफ कोई रंज है, कोई खराबी है, कोई बुराई है, तो फिर अल्लाह ताला आपका साथ नहीं देते। लेकिन जब आप दूसरों को हाथ पकड़ के आगे लेके चलते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपका साथ देता है और आप उसमें कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हमारी नीयत साफ होती है तो अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाते हैं, ये सबसे अहम बात है। और अगर हम चाहते हैं कि हम खुशियाँ हासिल करें, हम ज़्यादा तरक्की हासिल करें, तो हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि फलां आगे बढ़ रहा है और हम क्यों नहीं। तो आप उसका साथ दीजिए, वो आपका साथ देगा और इस तरह जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएंगे और हमारी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और हमें बहुत जल्द कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा देंगे अल्लाह ताला। तो हमें चाहिए कि हम किसी की टांग खींचने की बजाय उसकी मदद करना शुरू कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप बता सकती हैं कि कामयाबी की क्या तारीफ है? कामयाबी की तारीफ यह है कि आप अगर जो सोचते हो और जो करना चाहते हो और उसके ऊपर उसकी तरफ आप कदम बढ़ाते हो, आगे उस काम के ऊपर चल पड़ते हो और अगर आपको अचीवमेंट नहीं भी मिल रही फिलहाल तो, लेकिन अगर आप बढ़ते रहते हो, छोड़ते नहीं हो उसको, तो इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाओगे और एक दिन आएगा कि आप कामयाब हो जाओगे। क्योंकि हम जब काम करते हैं और समझते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा और हम उसे छोड़ देते हैं, जब छोड़ देते हैं तो फिर हमारी अचीवमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। तैमूर लिंकन जो कि हार रहा था, हर मैदान में उसको नाकामी हो रही थी, तो चींटियों ने उसको सबक दिया था कि देखो मैं तैर के निकल आई, एक दफा मैंने कोशिश की गिर गई, 2 मरतबा कोशिश की गिर गई, 7वीं मरतबा जब मैंने कोशिश की और मैं बाहर निकल आई, तो आप भी निकल सकते हो, आप भी जंग जीत सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जंग जीती और आज वो नाम दुनिया में मशहूर है कि हाँ तैमूर लिंकन ने चींटियों से अपने लिए एक कामयाबी की नसीहत ले ली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान अगर कामयाबी चाहता है तो वो ज़रूर अपने मिशन पर लगा रहे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपनी कामयाबी को अचीव कर लेगा और इंशाल्लाह खुशियाँ उसके पास आ जाएंगी। जी जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप टीचर ट्रेनिंग आप रेहान इंस्टीट्यूट में कौन सा कोर्स कर रही हैं? जी बेटा, मैंने एसएसएल बुक 1 भी की और 0.3 भी की और उसके अलावा कोडिंग की बुक भी की। इसी तरह से जैसे आप सब करते हो इसी तरह से मैंने भी की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे देखते हैं लेवल 2 आता है, कब आता है कब नहीं आता। लेकिन बहरहाल मैं इसलिए कि मैं दूर बहुत हूँ और लोग यहाँ तक जल्दी पहुँच नहीं पाते, तो मैं थोड़ा-सा पीछे रह जाती हूँ और यहाँ के बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी एसएसएल बुक मुकम्मल कर ली है और अब देखें कब से हमारा लेवल 2 शुरू होता है। सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया है? जी हाँ, मैंने भी एसएसएल बुक टीचर ट्रेनिंग बुक जो है कंप्लीट कर ली है और अब वो पोर्टल का जो मसला आ रहा है, पोर्टल की वजह से थोड़ा-सा कुछ रुकावट है, वरना हमने टास्क पूरे किए हुए हैं। लेकिन अब ये पोर्टल में टास्क दूसरे हैं, एसएसएल 0.3 में दूसरे टास्क हैं, इसलिए थोड़ा-सा मसला आ रहा है। ओके, इंशाल्लाह आपका ये मसला अल्लाह ताला जल्दी सॉल्व करेगा। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप इंटरव्यू के बारे में रोशनी डालें कि इंटरव्यू से क्या फ़ायदे होते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और हम इंटरव्यू डेली बेसिस पे क्यों करते हैं? जी हाँ बेटा, इंटरव्यू सबसे अहम चीज़ है जो कि रेहान फाउंडेशन की एक लड़ी है, एक कमाल है, एक बेनिफिट है जो हमारे लिए हमारे सारे बच्चों के लिए है। और हम जब कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो हर एक किसी से बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्किल है
जो हम अगर अपनी ज़बान के ऊपर, अपने लहजे के ऊपर, अपने बात करने के तरीके के ऊपर और दूसरे से दोस्ती करने के तरीके के ऊपर अगर हम अमल करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाबी की तरफ दौड़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी स्किल है जो हमें बचपन में नहीं सिखाई गई। और जब कभी सवाल किया जाता था तो कहते थे खामोश हो जाओ, ज्यादा बोलते नहीं है बड़ों के आगे। तो इसी तरह से हमारे जो टास्क वगैरह नहीं हुए कभी, तो आज जब हमारे ये टास्क हो रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम किसी से बात कर सकते हैं, हम किसी से कुछ पूछ सकते हैं। हमारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत आ जाती है और इतना हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है कि हम किसी से भी बात करने के काबिल हो जाते हैं। पहले हम किसी से बात करने से पहले, जब हमारे पास कोई बच्चा आता है, कोई भी बच्चा यहाँ पर सीखने के लिए आता है, जब उससे कहा जाता है बेटा आपका नाम क्या है, मोबाइल के आगे बताओ, कैमरे के आगे बताओ, तो वो कहता हूँ मैं नहीं। तो इस तरह से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस बिठाया ही नहीं गया कभी कि हम किसी से बात कर सकें। और अगर कैमरा होता है तो कैमरे के आगे तो बहुत डर जाते हैं। तो ये हमारे अंदर एक स्किल आ जाती है कि हम किसी से भी किसी भी वक्त कैसे भी मौके पर हम आराम से बात कर सकें और अपने मौक़िफ़ को किसी के सामने रख सकें। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमसे जो लोग, हम किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम किसी से कारोबार करना चाहते हैं, तो उससे हम जब बात करते हैं तो बिना झिझक, बिना डरे, बिना खौफ के हम जब बात करते हैं तो उसको पता चलता है हाँ, ये हमारे साथ कारोबार करने के काबिल है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है और इस तरह से हमें आगे बढ़ने का चांस मिलता है। हमें बहुत मज़ा आता है इस तरह से जब इंटरव्यू लिया जाता है या दिया जाता है, तो इसमें बहुत खुशी होती है और चाहते हैं कि हम बार-बार इस तरह से करें। और हमें टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि 25 मिनट कहाँ चले गए। तो बहुत अच्छी स्किल है ये, और ये सर रेहान अल्लाहवाला की ही देन है कि हमें उन्होंने इस काबिल बनाने की कोशिश की और उन्हें मालूम था कि इस तरह से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर बात करने का सलीका आ सकता है, वो अपने आप को मनवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपने इंटरव्यू के बारे में बहुत अच्छी रोशनी डाली। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आपके जो मरियम इस्माइल मदरसे में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके वो किधर पहुँचे हैं? वो अर्निंग के प्रोसेस में आए हैं, नहीं आए? इसके बारे में बताइएगा। हाँ, हमारे बच्चों में से 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अर्निंग की है। और दरअसल बच्चे ना अर्निंग जब हो जाती है तो फिर वो ये सोचते हैं कि हाँ, बस अब हमें आ जाएगा, तो वो कोशिश करना कम कर देते हैं, जो कि गलत है। और जब ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आगे जल्दी बढ़ेंगे और ये करने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। लेकिन अक्सर बच्चे सोचते हैं बस अब हमें करना आ गया, अब हम कर लेंगे, तो ये गलत हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर रुझान ही नहीं है कि अब इस तरह से हो सकता है, इस तरह हम कमा सकते हैं। हाँ, बस आ गया, करा कमा, चलो ठीक है, हम छोड़ रहे हैं, हम नहीं आएंगे अब कल से, हमें कमाना आ गया, और फिर उसके बाद वो पीछे रह जाते हैं। ओके, सो जो इस तरीके से स्टूडेंट्स होते हैं जो पीछे रह जाते हैं, तो आप उनको किस तरीके से आगे लेकर चलते हैं? हम तो कोशिश ये करते हैं कि वो आएँ, लेकिन उनके वालिदैन भी उनके ऊपर हाथ रखे होते हैं कि अब नहीं आ रहा तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ। अब बच्चे का दिल ही नहीं चाह रहा, तो लेकिन जब तक बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलती पीछे से कि हाँ भाई आप जाइए, आपको ये काम करना है, जब इतना सीखा है तो आगे भी सीख सकते हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। हम तो चाहते हैं कि आएँ, लेकिन अब ज़बरदस्ती तो किसी को घर से नहीं निकाला जा सकता ना बेटा। जी, जी, सही कहा आपने। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि जो मदरसा का सबक है, जैसे आप मदरसा भी चला रही हैं उधर ही इसके अंदर मरियम इस्माइल में, तो आप उसमें हिफ्ज़ कराती हैं या किस तरीके से पढ़ाती हैं? अभी तो हिफ्ज़ का सिलसिला नहीं शुरू हुआ, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं और अभी कुछ कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कुछ सिपारे पढ़ रहे हैं, कुछ कायदे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हिफ्ज़ का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। और जिन बच्चों ने जो कुछ सीखा है तो कुरान पाक के अंदर, कुछ बच्चे कुरान पाक के अंदर हैं, बाकी ज़्यादातर सिपारे के अंदर और कायदे के अंदर हैं। ओके, सो मैडम, जाने से पहले आप हमारी ऑडियंस को कोई लास्ट एडवाइस देना पसंद करेंगी?
जी बेटा, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि ये दौर जो है, इस दौर को इग्नोर ना कीजिए, ये दौर इग्नोर करने का नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक हर चीज़ को इग्नोर करके अपने अपने आप को खाली हाथ रखा है। और पाकिस्तान इतना पीछे है कि जैसे कदीम ज़माना था, घोड़े टाँगे का ज़माना था और ऊँट का ज़माना था, उस ज़माने में ही रहना चाहते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब हम जब ग्लोबल में रहते हैं तो ग्लोबल के साथ हम जुड़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एआई हमें बहुत कुछ सिखा रही है, जब हमें एआई सिखा सकती है, घर बैठे भी हमें तालीम मिल सकती है, तो हम क्यों पीछे हैं और क्यों पीछे रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, चाहते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ने की तवज्जो ही नहीं करते, हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश ही नहीं करते, जबकि इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज़ दी जा रही है कि प्लीज़ आ जाइए, प्लीज़ इसको अपना लीजिए, लेकिन लोग लोग अपने खोल से निकलने की जरूरत नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है कि खोल से निकलने की जरूरत नहीं करते। अगर वो अपने खोल से नहीं निकलेंगे, अपने कुएं से बाहर नहीं आएंगे, तो फिर कैसे सीखेंगे। बहुत कम तादाद है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और अगर निस्फ निस्फ ना सही 5% लोग भी अगर आ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5% भी मुझे आते हुए अभी नजर नहीं आ रहे। मिलियन आबादी है, लेकिन उसमें जो है तादाद सीखने वालों की बहुत कम है। अल्लाह करे कि ये तादाद जल्दी से जल्दी बढ़े, ताकि जो एआई है ये हमारा जो सीखने का प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने दे, क्योंकि एआई तो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। और जब ये आगे बढ़ेगी और वो हमारे लिए रोबोट वगैरह आ जाएंगे और हमें परेशानी हो जाएगी कि हम अपने कारोबार को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि रोबोट ने ले ली हमारी जगह, तो फिर परेशानी हो सकती है। तो लिहाजा हमें हमें चाहिए कि हम अपने कारोबार को अगर एआई सीखने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा निकाल लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम कारोबार के साथ साथ अगर इनको इस चीज़ों को भी सीखेंगे और अपने बच्चों को इस तरफ ले आएंगे तो हम जल्द अज जल्द आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि हम सीखें, और सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं चीन जाएं या अमेरिका जाएं या बरतानिया जाएं या कहीं और मार्स पे जाने की कोशिश करें। तो बहरहाल हम अपने घर में बैठ के भी सीख सकते हैं। और अगर रेहान फाउंडेशन में आ जाए तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्किल सीखे बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम स्किल जो सीख रहे हैं वो हमारे बच्चे ही सिखा देते हैं हमें। तो हम जब अपने बच्चों से सीख सकते हैं तो हमारे जब घर में वो बच्चे जाएंगे तो अपने बड़ों को भी सिखा सकेंगे। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम घर बैठे अपने कामों को सीख सकेंगे। अपने एक बच्चे को अगर डालेंगे तो पूरा घर सीखने के काबिल हो जाएगा, तो और क्या चाहिए। जी, सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी मेहमान मोहतरम नूर अबंडस वाली। आपने इनके ख़यालात सुने और इनकी कामयाबी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत इंटरेस्ट किया होगा, आपको इस इंटरव्यू में मज़ा आया होगा। तो इसी तरह मैं आपसे अपने अगले मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदाबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ मैडम।